हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 36। इससे पहले ऑलरेडी हमने 35 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। सवाल है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भूपर्पटी में सबसे अधिक किस अधातु की उपस्थिति पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा, अधातु पूछे तो भी ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है। और अगर पूछे आपसे धातु के बारे में तो एल्युमिनियम होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि भूपर्पटी में सबसे अधिक किस अधातु की किस धातु की सबसे ज़्यादा उपस्थिति पाई जाती है, तब आंसर आपका होगा एल्युमिनियम। अगर पूछे तत्व की तो ये ऑक्सीजन होगा, और अगर आपसे पूछे धातु का तब भी आंसर आपका ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है। धातु पूछेगा तब एल्युमिनियम आंसर होगा। ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो उपस्थिति है ये लगभग 46.6% है, जबकि सिलिकॉन देखने को मिलता है 27.72%, और एल्युमिनियम है 08.13%, और लोहा है 500%। ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा, कम से कम 4 क्रम से हो सकता है पूछा जाए। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। बोत्सवाना, लाटविया, इक्वाडोर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश का पश्चिम तटीय देश है। इसका तट प्रशांत महासागर से मिलता है। ठीक है। यहीं देखेंगे कि इक्वाडोर के उत्तर में कोलंबिया और एवं दक्षिण में पेरू है, और इक्वाडोर की सीमा सिर्फ 2 देशों के साथ ही लगता है। ठीक है, कोलंबिया और पेरू। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे है, इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। ठीक है। बात करें बोत्सवाना के बारे में। ठीक है, तो बोत्सवाना के बारे में याद रखना है कि ये अफ्रीका महादेश का एक देश है, और ये पूरी तरह से लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक कहने का मतलब है कि इसके चारों तरफ स्थल रुद्ध है, और चारों तरफ स्थल देखने को मिलते हैं। इसका किसी की कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि तटीय सीमा के साथ लगता है। समुद्री सीमा कहें या फिर सागरीय सीमा कहें, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है। आसमानी कह सकते हैं, पूरी तरीके से क्या ये स्थल रुद्ध देश है। ठीक है। तो याद रखना है। और लाटविया की बारे में याद रखना है कि ये लाटविया जो है ये यूरोप का एक देश है। ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, बेफिन की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है। बताना है, बेफिन की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है। अलास्का एवं रूस के बीच, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बेफिन की खाड़ी एवं यहाँ पे देखेंगे, ये याद रखना आपको कि ये जो बेफिन की खाड़ी है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच की खाड़ी है। ठीक है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच बेफिन की खाड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका बेफिन की खाड़ी। ठीक है, ये वाला बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला जो क्षेत्र है देखेंगे, ग्रीनलैंड और ये कनाडा, इधर कनाडा ही पड़ता है इधर, और इधर ये ग्रीनलैंड, तो इसके बीच की खाड़ी है बेफिन की खाड़ी। तो यहाँ से सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि ध्यान क्या रखना है कि कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच बेफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर भी स्थित है, ये भी याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर कहते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती हैं। बताना है आपको कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्न में से किस देश से गुजरती हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के 3 देश
इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश के 3 देश इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे मैप है मेरे पास, देखिए ये वाला लाइन है आपका इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा है ये वाला, इसे गई हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है आपका, ये ब्राज़ील है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, देखिए ये छोटा सा चित्र दिख रहा होगा आपका, इक्वाडोर। ठीक है ना, तो इक्वाडोर भी है, और साथ में एक देश और कौन सा था वहाँ पे, एक था आपका कोलंबिया। तो कोलंबिया देखिए कहाँ पे है, तो देखिए ये वाला क्षेत्र है, कोलंबिया है। और ये पूरा पार्ट ही किसका है, ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट है पूरा ये, और इसी के बीच से होकर के गया है आपका ये इक्वेटर। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कि इक्वेटर यहाँ पर ये इक्वेटर है। ठीक है, इसमें कोलंबिया है और ये आपका ब्राज़ील है। ठीक है, और इसके ऊपर एक सवाल हमने पूछा था आपसे कि जो इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर देखेंगे कि ये दक्षिण अमेरिका का ही एक भाग है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ये इक्वेटर है तो ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और हमने वहाँ पे बताया था कि ये इक्वेटर सिर्फ 2 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन? एक बताया था पेरू और एक कोलंबिया, 2 ही देश के साथ इसकी सीमा लगती है इक्वाडोर का, और इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो दक्षिण अमेरिका का 3 देश कौन कौन, इक्वाडोर, कोलंबिया और ये ब्राज़ील, ये तीनों देखेंगे कि ये विषुवत रेखा इससे पार होकर के जाती हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का 3 देश जो कि यहाँ से विषुवत रेखा पार होती हैं, गुजरती हैं, कौन कौन, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा कुल 13 देश से होकर के गुजरती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प को चयन करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 महादेशों की सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प को चयन करना है, अर्थात बड़ा पद पहले बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे बड़ा नहीं पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है उसके बाद नहीं, यहाँ पे पूछा है कि जो दिए गए हैं उसमें से अवरोही क्रम में आपको सजानी है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में प्रथम बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो जो क्रम दिया हुआ है वैसे तो प्रथम ही लग रहा है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये एक्चुअल में कुछ ऐसे ही है हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया ही है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है। तो ठीक है, ये क्रम से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बाकी बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 7 महादेश कौन कौन है। पहला नंबर पर एशिया, दूसरा पर अफ्रीका होगा, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा पे है आपका अंटार्कटिका, और छठा में है यूरोप, और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि पृथ्वी के क्रस्ट, भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की असंबद्धता है ना, डिसकंटिन्यूटी को निम्न में से क्या कहा जाता है। असंबद्धता मतलब होता है दोनों को अलग करना, है ना। जो भूपर्पटी है मेटल को कौन अलग करता है, कुछ तो ऐसा गुण होगा ना जो एक दूसरे को अलग कर रहा होगा। उसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है। मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कॉनरैड असंबद्धता, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेटल के बीच की असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए मैप पर समझते हैं, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये है आपका यहाँ पे क्रस्ट है, ठीक है, और ये है आपका मेटल। ठीक है, तो ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन आप दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये लाइन जो है ये अलग कर रहा है, और इसी लाइन को कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, मोह एक वैज्ञानिक होंगे, उसी के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो विचार इनके दिया है इन्होंने दिए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका नाम मोह असंबद्धता। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो ये वाला जो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि पूछा जाए आपसे क्रस्ट और मेटल के बीच के असंबद्धता कौन दर्शाता है, तो मोह, ये वाला। ठीक है, यही पूछा जाए आपसे कि मेटल, ठीक है, मेटल और ये
जो आपका कोर है, मेटल और कोर के बीच में किस असंबद्धता कौन दर्शाता है, तो इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इधर से समझिए, ये वाला लाइन इधर से क्या दिया हुआ है, तो देखिए इधर दिया हुआ है कि अगर ये जो है ना, ये जो लाइन है, तो यहाँ पे क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया है इस तरीके से। तो क्रस्ट को दो भागों में कौन बांटा है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा कॉन्ट्रॉइड असंबद्धता। ठीक उसी तरीके से मेटल ये वाला पार्ट को जो डिवाइड कर रहा है इसे कहेंगे रेप्टिस असंबद्धता, और यहाँ पे देखेंगे इसको अलग कर रहा है कोर को दो भाग में, जिसे कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था आपसे यहाँ पे कि क्रस्ट और मेटल के अलग करने वाले को क्या कहते हैं, तो ये कहा, इसको कहा जाता है मोह असंबद्धता। ठीक है, चलिए तो समझ में आया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है, गौतम धारा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सदानी जलप्रपात, या साधनी भी कह सकते हैं, एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि तीनों का तीनों जो जलप्रपात हैं झारखंड में ही स्थित हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, गौतम धारा के बारे में बात करें तो ये गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं। यह झारखंड के रांची जिला में राढ़ू नदी का ये जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गौतम धारा जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है, और ये झारखंड के रांची जिला में राढ़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके पास ही सीताधारा जलप्रपात भी अवस्थित है, इसके पास, ये गौतम जलधारा के पास। ठीक है, यानी इसी राढ़ू नदी पर यहाँ देखेंगे कि एक और जलप्रपात है जिसका नाम है सीताधारा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद बात करें दसम जलप्रपात के बारे में, तो ये भी रांची जिला में कांची नदी के पर स्थित है। ठीक है, तो दसम जलप्रपात झारखंड के रांची जिला में कांची नदी का ये जलप्रपात है। बात करें हम सदनी जलप्रपात के बारे में, तो ये गुमला जिला में है। किस नदी पर है, तो ये शंख नदी पर है। ठीक है, एक और याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात के बारे में, अक्सर ये पूछा जाता है, तो ये रांची के में ही स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ये। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पे डिटेल से सब कुछ दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि श्रीनगर किस नदी पर स्थित है, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है, सिंधु, सतलज, चेनाब, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है श्रीनगर झेलम नदी पर अवस्थित है। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी पर अवस्थित है। ई ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कलहन के अनुसार श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। ठीक है, चलिए, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर अधिक, ये अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। ठीक है, जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, वहाँ पे जन्म दर अधिक और मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहीं बात करें जन्म दर अधिक और मृत्यु दर में अपेक्षाकृत कमी देखें, वो देखने को कहाँ मिलता है, ये विकासशील देशों में। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर में थोड़ा सा उससे तुलना में देखेंगे थोड़ा सा कम रहता है, ये कहाँ देखने को मिलेगा, विकासशील देशों में। ठीक है, वहीं बात करें कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच प्रतिस्थापन यह विकसित देशों में पाई जाती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बीच प्रतिस्थापन ऐसा जो होता है, ये देखने को कहाँ मिलता है, विकसित देशों में। वहीं बात करें कि जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक, यह जनसंख्या ह्रासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है, जो विकास के चरमावस्था के पतन की ओर संकेत करता है। मतलब जन्म दर भी कम हो और मृत्यु दर भी अधिक हो जाए, है ना। जन्म भी कम हो रहा है, बच्चे यानी कि कम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु भी अधिक हो जा रहा है, तो ये जनसंख्या ह्रासात्मक दिखाएगा, जो कि एक पतन की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये जनसंख्या के 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। बताना है कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
देखिए हमने कई वीडियो में बताया है कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा और नर्मदा नदी के बीच, माफ़ कीजिएगा, सतपुड़ा और विंध्या के बीच नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, लेकिन यह सवाल है कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले ऊपर देखने को मिलेगा विंध्या। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे देखने को मिलता है ये आपका सतपुड़ा, और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अजंता श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से, यहाँ से बहती है ये आपका नर्मदा नदी। ठीक है, और यहाँ से बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे सतपुड़ा आपका है जो है ना ये वाला, और ये इसी के बीच में एक और नदी है जो कि ताप्ती भी, नर्मदा नदी आपको बहने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, फिर से समझिए इसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे ऊपर में कौन सी पर्वत है, ऊपर में है सतपुड़ा। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं सतपुड़ा, ये सतपुड़ा नहीं विंध्या। ठीक, सबसे ऊपर में विंध्या है, विंध्या ऊपर लगाते हैं ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे है आपका, ये है आपका सतपुड़ा। ठीक है, और इसी के नीचे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे अजंता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, ये है नर्मदा नदी, और यहाँ पे बहती है एक नदी जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, तो देखिए विंध्या और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है जो कि भ्रंश घाटी में होकर के बहती है, और सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है ये ताप्ती नदी। ठीक है, तो वही सवाल था यहाँ पे कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो ये ताप्ती नदी बहती है, याद रखना है। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। साथ ही ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान क्या रखना है कि जो आपका विंध्या है ना, विंध्या श्रेणी, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है यहाँ पे सबसे इसकी चोटी का नाम है गुडविल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सद्भावना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सद्भावना। ठीक है, वहीं बात करें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो इसका है धूपगढ़। ठीक है, क्या नाम है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम क्या है, तो इसका नाम है बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, जिसका सही आंसर फिलहाल यहाँ पे सी होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। बताना है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पालघाट की लंबाई 530 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा 530 मीटर है। ठीक है, और पालघाट के द्वारा तमिलनाडु और केरल को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका पालघाट। ठीक है, ये वाला है पालघाट। ठीक है, दिख रहा होगा, ये है पालघाट, यहाँ पे है आपका भोर घाट, और इसी के ऊपर है आपका तालघाट, ये थाल घाट। ठीक है, तो 3 घाट जनरली देखने को मिलते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। पश्चिम घाट पर 3 घाट हैं, थाल घाट, भोर घाट और एक ये पालघाट। ठीक है, तो पालघाट जो देखेंगे आप यहाँ पे कि ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। वहीं थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच के संपर्क मार्ग है ना, ये जो थाल घाट है, तो ये जो थाल घाट दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये नासिक और मुंबई को के बीच जोड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि नासिक एवं मुंबई के बीच का ये संपर्क मार्ग है। ठीक है, थाल घाट की लंबाई है 580 मीटर। एक है यहाँ पे भोर घाट, तो भोर घाट के बारे में याद रखना है कि ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, और इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रख सकते हैं यहाँ से थाल घाट की लंबाई हमने बताया 580 किलोमीटर। ठीक है, जबकि भोर घाट की लंबाई बताया हमने यहाँ पे 520 किलोमीटर, और इसका है 530 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी 500 के रेंज में ही हैं। ठीक है, चलिए बाकी और भी डिटेल्स यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, संपर्क मार्ग। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता, वे अपतट पवने हैं, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस क्षेत्र में यहाँ पे चेन्नई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये चेन्नई यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जब निकलती हैं तो इस तरीके से ये कोरोमंडल तट है और इसी के समानांतर ये क्या होती है, यहाँ से मानसून निकल चलती हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से कम प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए देखेंगे कि मेघालय में और इधर आपका जो है पश्चिमी घाट, वहाँ पे ज़्यादातर आपको किनारे किनारे पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो दोनों देखेंगे जो किनारे किनारे पट्टी है वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि लेटेराइट मिट्टी आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है इसमें। ठीक है, और गहरी लाल लेटेराइट में लौह एस्क और लौह ऑक्साइड और पोटास की इसमें बहुलता देखने को मिलती है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए क्या होती है, बहुत ही ये उपयोगी होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ पे, डेल्टा में, पठार में, पर्वत में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि जीविका प्रकार की खेती ये डेल्टा क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और झूम खेती पहाड़ी भागों में की जाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। बी कथन है कि एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। सी कथन है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं और परंतु वहाँ पर उनका वेग अधिक हो जाता है। तो याद रखना है पहला कथन के बारे में कि ये कथन बिल्कुल सही है कि गौण तरंगे द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती हैं। ध्यान रखिएगा कि गौण तरंगे जो होती हैं वो द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। वहीं बी कथन के बारे में बात करें तो एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ठीक है, ये भी सही है कि एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। सी कथन है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। बिल्कुल सही, परंतु वहाँ पर उनका वेग अधिक हो जाता है। ये कथन गलत हो गया, इसके आगे गलत है कि उसका जो वेग है वो वहाँ पहुँचने पर उसका वेग अधिक हो जाता है। ये यहाँ पॉइंट गलत है। ठीक है, वेग वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ही केंद्र पहुँचता है तो केंद्रीय भाग जाते जाते इसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। तो ये कथन यहाँ पे गलत है। पूछा है सही कौन है, तो ए और बी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि नागिन झील किस राज्य या संघीय प्रदेश में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है नागिन झील जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे शेषनाग झील, अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, वुलर झील, डल झील, ये सभी झील जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे स्थित हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लाल मिट्टी के बारे में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह ह्यूमस में समृद्ध है, यह पोटास में समृद्ध है, यह लौह यौगिकों में समृद्ध है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल था वैसे। लाल मिट्टी के बारे में यहाँ पे ये सही है कि यह लौह यौगिकों के में ये समृद्ध है। ठीक है, बाकी देखेंगे कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, और लाल मिट्टी में अम्लीय, ये जो लाल मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, लाल रंग की वजह क्या है इसमें, क्योंकि इसमें पाया जाता है लौह ऑक्साइड, लौह आयरन ऑक्साइड की वजह से इसमें देखेंगे कि ये जो मिट्टी होती है उससे कलर रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है,
लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका, ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, या फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, या फिर अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत से जो क्षेत्रफल है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है? भारत का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा होगा, है ना। ब्राज़ील से बड़ा है इसके पास ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है भारत के पास, और भारत से बड़ा है अर्जेंटीना के पास। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या था? सवाल यहाँ पे था आरोही क्रम था ना, ये आरोही क्रम में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। ठीक है, अवरोही क्रम कहता तो बी होता। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हम लोग छोटा से बड़ा जाते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा, तो सब इसमें देखेंगे सबसे छोटा है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। उससे बड़ा देश देखेंगे भारत है, और भारत से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है आपका ब्राज़ील। हाँ ठीक है, ये सी सही होगा यहाँ पे। अवरोही क्रम बोल रहा है ना, अवरोही क्रम होता तो बी ऑप्शन सही होता। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत तो 7वें स्थान पर है, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, और पहले नंबर पर कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। ठीक ना, चलिए अगला लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? बताना है कि किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को, अर्थात मध्यरात्रि में सूर्य को देखा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में मध्यरात्रि में सूर्य को देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।